हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मेरी पुरानी वीडियोस देखी? कुछ आपके 9th क्लास के 10th क्लास के मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है और आगे भी आपको कंटिन्यूअसली ऐसे ही मैं बताता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो तो। और बाकी जितनी हो सके उतनी मैं आप लोगों को चीज़ों की क्लियरिटी देके आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा और आप लोग के डाउट्स को क्लियर करता रहूँगा। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो पर्सनली आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे आप मैसेजेस में अपडेट्स दे सकते हो कि कुछ अगर चेंजेस करने हैं या वे ऑफ टीचिंग मुझे अगर चेंज करना है आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके तरीके से आपको समझा सकूं टॉपिक वाइज, या और कोई चीज अगर है तो आप मुझे वो भी बता दें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जो कि आपके 9th क्लास का एक चैप्टर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि एटम है क्या, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तो बात कर रहे हैं, बट उससे पहले अगर हम बात करें कि एटम है क्या, तो अगर मैं एटम की बात करता हूं तो एटम आपका सबसे छोटा पार्टिकल, कोई भी अगर मैटर है तो वो मैटर जो है वो कई चीजों से मिलके बनता है। तो मैटर जो, उस मैटर को अगर मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं और ब्रेक डाउन करके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच इज नॉट डिविजिबल एनी मोर, जिसको कि हम और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को, उस चीज को हम बोलते हैं एटम। तो डाल्टन के हिसाब से, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया था, तो डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको कि आप और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। और उनकी थ्योरीज में कुछ और भी चीजें दी हुई थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, तो एलिमेंट जो है उनके सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब उनका साइज, उनका नेचर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल सेम होती है। अब अगर मैं बात करूं कि कंपाउंड अगर जो है, कोई भी कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड का एटम, एटम नहीं कंपाउंड का अगर एटम है या मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके जो एटम्स होते हैं उसके एटम्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपाउंड बनता ही तब है जब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट एक साथ केमिकली बाउंड होते हैं, केमिकली मिक्स होते हैं, तो कंपाउंड आपका, कंपाउंड के एटम जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें डाल्टन ने बताई थी एटम्स के बारे में। अब अगर हम बात करें कि एटम्स की, तो अब स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, तो कई लोगों ने काफी रिसर्च करी, कई लोगों ने काफी खोज करी उस एटम के बारे में, तो हमें यह चीज पता चला कि एटम जो है वो एक बॉल है, ठीक है, जिसके बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। मतलब अगर पूरे एटम की अगर मैं बात करूं तो पूरे एटम का जो सबसे ज्यादा मास होता है वो इस न्यूक्लियस में होता है, जिसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इस न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में ऑर्बिट्स बने होते हैं। और ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ऑर्बिट्स है इनका हम नाम शुरू करते हैं के, एल, एम, एन, ऐसे करके हमारे अलग अलग ऑर्बिट्स बनते हैं। और हर ऑर्बिट की अपनी एक पर्टिकुलर वो है कि आप किसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो, तो इनकी अपनी एकोमोडेशन होती है कि ये ऑर्बिट इतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऑर्बिट इतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये जो मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये मैं अभी आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। तो अभी हम मेनली बात करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो एटम का मेनली स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बीच में आपके न्यूक्लियस है एंड उसके सराउंडिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले जे थॉमसन ने यह बताया था कि एटम में जो है
कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं। अभी तक किसी को ये चीज नहीं पता थी कि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो जब जे थॉमसन आए तो उन्होंने बताया कि जो मेरा एटम है वो एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और जो मेरा पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो उनके हिसाब से हमारा एटम कुछ ऐसा होता है जिस एटम का स्ट्रक्चर ये है विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एक स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है एंड उसके अंदर हमारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हम केक पुडिंग की बात करते हैं, केक पुडिंग की अगर हम बात करें तो केक पुडिंग में क्या होता है, हमारा केक है और केक के बीच में हम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चेरीज, ये सब चीजें हम डालते हैं। तो इन्होंने भी इसको एक एटम को एक पुडिंग से कंपेयर किया कि जैसे पुडिंग में हम चेरीज एंड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, उसी तरीके से ये भी एक पॉजिटिव स्फीयर बॉल है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, बीच बीच में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इन्होंने जो बताया तो यही बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। दूसरी चीज कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो जितना मेरा पॉजिटिव चार्ज है मेरा नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होगा। इसका बोलने का मतलब क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अगर मेरे बराबर है तो हर एक एटम जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, एटम अपना न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अगर मैग्नीट्यूड मेरे बराबर हैं तो बराबर मैग्नीट्यूड होने का मतलब कि उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कि मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है या मेरा ये एटम नेगेटिवली चार्ज है। क्योंकि एटम अपने ओरिजिनल स्टेट में अगर हम बात करें तो एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। एंड जो तीसरी चीज मैंने बताई थी जो थी कि न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा अपने नाम की तरह न्यूट्रल ही होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो भाई फिर जे थॉमसन ने ये बताया कि एटम जो है मेरा वो एक पुडिंग की तरह है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। उसके बाद रदरफोर्ड आए, तो रदरफोर्ड ने अपना एक अलग ही मॉडल निकाला जिसमें कि उन्होंने पता किया कि कहां पर नेगेटिव चार्ज है और कहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने लिया एक गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, तो गोल्ड फॉइल लेने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि गोल्ड फॉइल जो है वो काफी मेलिएबल होता है, मतलब कि आप उसको बीट करके थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो जितनी पतली शीट बन सकती है उन्होंने उतनी पतली शीट बनाई, नियरली 1000 एटम्स की मोटाई के बराबर उन्होंने उस शीट को बीट करके उसको एक पतली सी शीट उसकी बना दी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर से उन्होंने अल्फा रेस पास कराई। अब अल्फा पार्टिकल रेस क्या है, अल्फा पार्टिकल रेस इज एक्चुअली द पॉजिटिवली चार्ज्ड रे। क्योंकि उन्होंने भी पढ़ा था, उन्होंने भी देखा कि भाई जे थॉमसन ने बताया है कि आपका पूरा कंप्लीट स्फीयर है पॉजिटिव एंड बीच में नेगेटिव एम्बेडेड है। तो उन्होंने उसी चीज को देखते हुए थिन शीट गोल्ड फॉइल की बनाई जो कि 1000 एटम्स के विड्थ के बराबर था। उन्होंने वो चीज बनाई थिन शीट, और उसके बाद उसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल रेस पास करवाई। तो जो उन्होंने अल्फा रेस पास करवाई विच इज पॉजिटिवली चार्ज, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इसमें ये चीज देखा कि काफी रेस जो हैं वो तो पास थ्रू हो गई, वो वहां से अपने पोजीशन से जैसे गई थी, मतलब जैसे हमने रेस डाली वैसी की वैसी पास ऑन हो गई। ये मान के चल रहे कुछ ऐसे एटम्स हैं मेरे जिसमें से कि जब मैंने रेस पास कराई तो रेस मेरी सीधी बाहर निकलती गई, तो मैक्सिमम रेस तो मेरी पास हो गई। कुछ रेस जो हैं
वो कहीं से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। मतलब कि हर तरफ उन्होंने रिसीवर तो लगा ही रखा था, वो पता करने के लिए कि भाई कहां से रेस पास हो रही हैं और कहां से नहीं पास हो रही हैं। तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम रेस तो जो है वो सीधी निकल रही हैं। मतलब क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो उससे उनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा, वो अपना सीधी सीधी निकल रही है। कुछ रेस जो मेरी हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं और करीबन 12,000 रेज में से कोई एक रे ऐसी है जो कि बाउंस बैक हो रही है। मतलब कि टकराई, जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। तो 12,000 में से कोई एक रे जो है वो बाउंस बैक हो रही है। तो बाउंस बैक होने की वजह से फिर उन्होंने इस चीज में डिस्कवरी करी कि नहीं, एटम्स जो आपके हैं उस एटम्स में जो मेन पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उन्होंने इससे जो काफी सारी रेस पास हुई उससे उन्होंने बताया कि एटम जो है वो एक हॉलो स्फीयर टाइप है, एक हॉलो है जो कि जहां पर कोई चार्ज है ही नहीं। तो जहां से कि आपकी मैक्सिमम रेस पास हो रही हैं, मतलब कि उस एटम के अंदर काफी सारा फ्री स्पेस है। एंड अब उसके सेंटर में, एटम के सेंटर में कोई ऐसी चीज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और वहां से मेरी रेस जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। एंड उसका जो सेंटर है जहां पर कोई ऐसा हार्ड सब्सटेंस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और हार्ड सब्सटेंस है जहां से कि रेज मेरी बाउंस बैक हो रही है। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी में बताया वो यही थ्योरी में बताया, पहला कि उन्होंने बोला कि मैक्सिमम जो मेरी रेज हैं वो पास ऑन हो रही हैं क्योंकि एटम के अंदर काफी फ्री स्पेस अवेलेबल है। दूसरा इन्होंने बोला कि एटम जो है उसमें से कुछ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर रहा है उस छोटी सी जगह को, और जो छोटी सी जगह है वहां पर जब रेस टकरा रही हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो अपने पोजीशन से बाउंस बैक हो रही हैं। जिस पोजीशन से गई उसी पोजीशन से वो वापस आ रही है। तो ये उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया अपने मॉडल के अंदर। तो रदरफोर्ड के इस मॉडल से ये चीज समझ में आया कि एटम में जो फ्री स्पेस है जिसकी वजह से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो हैं वो मेरे पास ऑन होने लग गए। और उन्होंने ये चीज बताई कि एक एटम के ये जो एटम का शेप है जिसके बीच में ये कुछ पॉजिटिव पार्टिकल है एंड ये स्फीयर टाइप का है जिसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। तो ये चीज जब उन्होंने बताई कि एक एटम जो है वो जिसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है एंड उसके सराउंडिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ। तो ये एक जो इन्होंने बताया था, ये एक इनका ड्रॉबैक था जो कि इन्होंने बताया कि एक ही ऐसा ऑर्बिट है जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तब उसके बाद कहीं जाके नील बोर आए और नील बोर ने ये चीज बताया कि नहीं, इन्होंने जो बताया है रदरफोर्ड जी ने जो बोला कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं ये गलत है। सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एक में ही मूव करेंगे इन अ सर्कुलर पाथ तो वो कभी ना कभी अपनी एनर्जी लॉस करेंगे एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रॉप हो जाएगा बीच में, तो जिसकी वजह से मेरा वो एटम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि बीच में पॉजिटिव चार्ज बॉडी है एंड उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बट एक ऑर्बिट में नहीं, कई सारे अलग अलग ऑर्बिट्स हैं और उन हर ऑर्बिट का अपना एक वैल्यू है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर सकते हैं हर ऑर्बिट। तो जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास है उतना ही वो कम इलेक्ट्रॉन अटेन करेगा अपने अंदर। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पेस है, इलेक्ट्रॉन रखने की जो जगह है वो उतनी कम है, और जितना हम इससे दूर जाते जाएंगे
हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इन्होंने ये चीज बताया नील बोर ने, तो उन्होंने ही नाम दिया शेल्स का KLMN। इसको जो हम ऑर्बिट है इसको हम बोलते हैं शेल्स। तो K शेल, L शेल, M शेल, N शेल एंड आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब कैसे हमको पता चलेगा कि किस ऑर्बिट में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इन्होंने क्या किया, इसकी नंबरिंग रखी। जैसे ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है। तो इन्होंने कहा कि आप फॉर्मूला लगा लो 2n स्क्वायर। n इज व्हाट? n इज द नंबर ऑफ शेल, कि कितने नंबर ऑफ शेल हैं उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर ऑफ शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जैसे नंबर 1 अगर मैंने लिया तो n की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो दैट विल बी 2 into 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 into 1 is equal to 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला जो शेल है दैट इज K शेल, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकता है। दूसरे वाले पे अगर हम आते हैं तो 2 into 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 into 4 is equal to 8। तो दूसरा वाला जो मेरा है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड इसी तरह जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटेन करने की पॉसिबिलिटीज इनकी बढ़ती जाएगी। तो ये हमको बताया नील बोर ने कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं। जो भी मेरा एटम है उसका एटॉमिक नंबर अगर मुझे पता है तो मैं उस एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करूंगा। तो अब इसमें यह चीज है कि इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे करूंगा, ये तो मुझे पता चल गया कि कौन से ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इतने इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, अब मान के चलो एक एग्जांपल जैसे मैं लेके चलूं कि मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी है जो मेरा सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। अच्छा वैसे किसका एटॉमिक नंबर 20 है? 20 किसका है? कैल्शियम। तो मेरा अगर मैं बात करूं 20 है तो 20 मेरा किसका है? तो जो मेरा 20 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है वो 20 मेरा एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का। तो अगर मैं बात करूं कैल्शियम के पास 20 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर से मुझे ये चीज पता चलता है कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक बराबर होते हैं। तो अब मान के चल लीजिए कि कैल्शियम है जिसके पास आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनका एटॉमिक नंबर जो है वो है 20, मतलब इनके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे अरेंज करूंगा? तो अब इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मुझे अरेंज करना है तो मुझे पता है कि सबसे पहले वाले शेल में दैट इज K शेल के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आते हैं हम दूसरे वाले शेल पे दैट इज L। L में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमारे L में आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इनको 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने इनको भी 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। हमारे कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए? 2 यहां और 8 यहां। हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब जब मेरे 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए मेरे पास बचे 10, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है? M की कैपेसिटी कितनी है? अगर मैं चेक करूं 2 into 3 का स्क्वायर दैट इज 2 into 9 is equal to 18। इनके पास कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, बट मेरे पास कितने हैं? मेरे पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब मैं इनको 18 तो दे नहीं सकता। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप करते हो और जब आप शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डालते हो तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब कि वो स्टेबल है। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल है। तो स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया। अब मेरे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया? अब बाहर वाले को दे दिया। तो हमने N शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए।
अब हमारे पूरे हो गए 20। हम चाहते तो हम यहां डाल सकते थे बट नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब आउटर मोस्ट शेल इसका बैलेंस नहीं है। आउटर मोस्ट शेल जो है वो बैलेंस ना होने की वजह से ये एटम स्टेबल नहीं है। तो जब ये एटम स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, अपने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए या तो इनको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे और या इनसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब 6 इलेक्ट्रॉन देने में मतलब अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो काफी एनर्जी लॉस होता है, काफी एनर्जी इनको चाहिए, किसी दूसरे से इनको एनर्जी भी चाहिए जिसकी वजह से ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्स्ट्रा ले सकें। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी लॉस होगा लेकिन काफी कम होगा, और एनर्जी लॉस होने के बाद भी ये अपने आप में स्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, दैट इज 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव लगने का मतलब इट इज पॉजिटिवली चार्ज एटम। अगर इन्होंने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए तो, जब तक नहीं दिए तब तक ये न्यूट्रल है, देने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो एक तो इससे पता चलता है कि मुझे इसका चार्ज कितना है, तो इसका चार्ज है 2+। और अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी भी इसी चीज से पता चलती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे उतनी ही मेरी वैलेंसी होगी। अब आउटर मोस्ट शेल में ऐसा नहीं है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो मेरी वैलेंसी 6 होगी, नहीं। अगर आउटर मोस्ट शेल में मान के चल लीजिए मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम 2 डोनेट कर सकते हैं, तो मेरी वैलेंसी है 2। अब अगर आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है मान के चल लीजिए, तो अगर 5 है तो इसकी वैलेंसी आप सोचेंगे 5 है, तो नहीं, इसकी वैलेंसी होगी 3। क्यों होगी इसकी वैलेंसी 3? क्योंकि अब इसको 8 होने में इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो स्टेबल कर लेगा, तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेना। और जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेगा, ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज आयन, दैट इज 3-। 3- शोज कि ये नेगेटिवली चार्ज आयन है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। तो अब यहां पर जो हमारी वैलेंसी का जो सर्कल चलता है, वो वैलेंसी का सर्कल हमारा कैसे चलता है, 0 से लेके 4 के बीच में वैलेंसी होती है, ना ही उससे ऊपर ना ही उससे नीचे। क्योंकि अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 4 देगा या 4 लेगा, या वो किसी के साथ शेयर करेगा। या तो देना लेना होगा या शेयरिंग होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो 4 वाले हमेशा जो है वो शेयरिंग करते हैं। जैसे कि सबको पता होगा कार्बन है, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा शेयरिंग करता है। वो कभी किसी को ना देता है ना किसी से लेता है। वो कहता है भैया मेरे साथ शेयरिंग करनी है तो आप मेरे साथ आ जाओ, अगर आपको चाहिए तो किसी और के पास चले जाओ, मैं दे नहीं सकता। मैं शेयर जरूर कर सकता हूं बट मैं दे नहीं सकता आपको। तो हमारी वैलेंसी 0, 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, ऐसे ही हमारी चलती है। तो ये जो 0 है ये हमेशा स्टेबल है। ये 0 कौन है? ये 0 वो है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो कि अपने आप में स्टेबल हैं, जिनको किसी की मदद की, किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं इनर्ट गैस। जैसे कि हमारा आर्गन हो गया, हमारा क्रिप्टन हो गया, हमारा नियॉन हो गया, ये सब जो मेरे हैं ये है मेरे इनर्ट गैसेस, जिनकी वैलेंसी 0 होती है। ना ही इनको किसी से भैया चाहिए और ना ही हम किसी को देने आ रहे हैं। हम अपने आप में खुश हैं, हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हम अपना स्टेबल है, हमको कोई जरूरत नहीं है किसी दूसरे की। बाकी ये जो है 1, 2, 3 वाले, ये 1, 2, 3 वाले ये देने वाले हैं, और ये 3, 2, 1 वाले ये लेने वाले हैं। कि भैया ये कहेंगे हमको दे दो, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, इनके में 5 है, इनके में 6 है, इनके में 7 है। तो
1 2 3 वाले जो मेरे हैं ये लेने वाले हैं, ये दे देंगे आपको, ये कभी भी आप तैयार रहो इनसे लेने के लिए और ये देने के लिए हमेशा तैयार। और ये जो 5 6 7 वाले हैं ये कहेंगे भैया हम देने वाले नहीं है, हम तो लेंगे, हम दे नहीं सकते, देने में इतनी एनर्जी कौन खर्च करेगा, तुमको देना है मुझे दे दो तो मैं खुश हूं, नहीं दोगे तो तुम भी दुखी और मैं भी दुखी, तुम्हारे भी पेट में दर्द और मेरे भी पेट में दर्द। तो वहां पर क्या होगा, ये देते हैं और ये लेते हैं। अब जो लेते हैं वो कौन है, वो है नॉन मेटल, और जो देते हैं वो कौन है, वो है मेटल। ये 4 वाले जो है ना, ये 4 वाले में सिर्फ एक कार्बन ऐसा है जो कि नॉन मेटल है, बाकी नॉर्मली मेटलॉइड्स होते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया 4 वाले में वो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की ज्यादा आती है। तो ये नॉन मेटल हो गए और ये मेटल हो गए, बीच में आ गए हमारे मेटलॉइड भैया, जो कि मेटल की भी टेंडेंसी लेके रखते हैं और नॉन मेटल की भी टेंडेंसी और उनकी प्रॉपर्टीज लेके रखते हैं। ये दोनों काम करते हैं नॉन बीच वाले मेटलॉइड्स वाले। तो ये तो हो गया हमारी वैलेंसी पता करने का तरीका और सारी चीजों का तरीका। अच्छा, हमने जो बात करी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कर ली, न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में भी कर लिया। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक सर ने। चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की खोज करी, जे चैडविक ने, और उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन भी कुछ होता है। क्यों, क्योंकि एक एटम का अपना एक मास है, जैसे उसका एटॉमिक नंबर है वैसे ही उसका एटॉमिक मास भी होता है। तो एटम का अपना एक मास है, तो वो मास आया कहां से, भाई इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को दोनों के मासेस को भी मैंने मिला दिया तो वो उस एटम के मास के बराबर नहीं बना। तो ये तीसरी कौन सी चीज है जो कि इस एटम को इतना हैवी कर रही है। तो समझ में आया कि कोई ऐसी न्यूट्रल चीज उसके अंदर है जो कि मास में हैवी है, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंड फ्रॉम प्रोटॉन ऑल्सो। तो मास में हैवी होने के कारण वो बन गया आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ मास को इंक्रीज करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको पता चल जाते हैं एटॉमिक नंबर से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों हमेशा बराबर होते हैं किसी भी एटम में। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि मोस्टली या नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसीलिए जब हम किसी भी एटम का मास निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं, जैसे कि सोडियम ले लेता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 बट उसका एटॉमिक मास है 23। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये तो 11 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना है, जब मैंने 23 में से 11 को माइनस किया तो मेरा आया 12, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो मेरा है वो है 12। उसी तरह कार्बन का ले लूं तो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास है 12। तो जब एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो 6। इसी वजह से इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। तो एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला है एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं सर नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्यों करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं करते। तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई साहब तो हमारे बाहर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनको क्या मतलब है कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि घर के अंदर तो प्रोटॉन बैठे हुए हैं और प्रोटॉन के साथ बैठे हुए हैं न्यूट्रॉन। तो मेन जो मास है किसी भी एटम का, वो एटम का मास तो उसके न्यूक्लियस से ही पता चलता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन को कहां खोजेंगे, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहा है, वो तो कहीं भी चला जाएगा। कभी कोई कह दिया कि मेरे को दे दो तो वो कहेगा ठीक है मैं आ रहा हूं, कोई कहेगा मेरे से ले लो तो वो कहेगा ठीक है भैया दे दो, तो वो तो चेंज होता रहता है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो है वो घर के अंदर बैठा है, वो किसी के पास नहीं जा रहा, आदान प्रदान जो मेरा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं हो रहा है। इसी वजह से एटॉमिक मास जो हमारा होता है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही हमेशा कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया, मैंने आपको वैलेंसीज के बारे में बता दिया।
अब अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होता है? अब आइसोटोप और आइसोबार की अगर मैं बात करूं तो किसी भी एटम में कोई भी अगर एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस अगर है, तो हम उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे लिखते हैं? मान के चल लीजिए कार्बन है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर है उसका 6, तो नीचे हम लिखते हैं हमेशा 6। एटॉमिक मास है इनका 12, तो हम ऊपर लिख देते हैं 12। तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा गया, एटॉमिक मास ऊपर लिखा गया। अब नाम पे गौर करिएगा, आइसोटोप्स, ठीक है जी, आइसोटोप्स हो गया आपका। दूसरा आ गया आइसोबार। अब कभी भी जो हम कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो पता होगा कि हम कोई भी चीज अगर हम लिख रहे हैं तो हम बार हमेशा नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। तो आइसोबार का आप ये बार याद कर लें, तो बार हमेशा नीचे की तरफ लगता है, मतलब कि नीचे की तरफ हो गया एटॉमिक नंबर। तो जहां कहीं भी जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज ना हो, बट उसका एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो रहा है, तो इट मींस कि वो उस एलिमेंट का आइसोबार है। तो जहां पर किसी का भी एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है बट एटॉमिक मास चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस कि दैट इज आइसोबार ऑफ दैट एलिमेंट। अब रही बात टॉप की, टॉप को याद कर ले। टॉप का मतलब हो गया मेरा एटॉमिक मास। तो जहां कहीं भी एटॉमिक मास चेंज हो रहा है बट नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इन दैट केस आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे दैट इज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया? आइसोटोप का मतलब हो गया कि जिनका एटॉमिक मास तो चेंज हो रहा है बट उनका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो हमको भी कभी किसी ने सिखाया था कि आइसोटोप और आइसोबार में ना बहुत कंफ्यूजन होती है। तो हमेशा याद रखो, बार है नीचे वाला, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। तो जहां नीचे वाला चेंज हो रहा है वो है आइसोबार, और जहां टॉप मतलब कि ऊपर वाला चेंज हो रहा है वो है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में एटॉमिक मास चेंज होता है बट एटॉमिक नंबर नहीं होता, एंड आइसोबार्स के अंदर एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एटॉमिक मास चेंज नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने पढ़ा कि एटम होता क्या है, एटम के अंदर क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसने कैसे रिसर्च करी? रदरफोर्ड ने कैसे करी, जे थॉमसन ने कैसे करी, डाल्टन ने क्या बताया था मुझे, नील बोर ने क्या बताया था मुझे, या जे चैडविक ने मुझे क्या बताया था। तो इन सब के बारे में हमने आज डिटेल में पढ़ाई करी है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम बनाते हैं, कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम कैसे किस इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं, आज हमने उसके बारे में पढ़ाई करी। प्लस हमने वैलेंसीज कैसे निकालते हैं, उनके चार्जेस कैसे निकालते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ाई करी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स को कवर किया। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आगे मैं आपको बताता रहूंगा और भी चैप्टर्स के बारे में, और भी चीजों के बारे में, टॉपिक वाइज भी हम चलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको पूरे चैप्टर के बारे में कवर अप कर दिया, रीजन भी कि अभी आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आने वाला है, एंड कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो इसकी भी आएंगी आपकी, तो मैं उसको कवर अप करके चल रहा हूं। तो और बाकी और भी टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे कवर अप करते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जितना हो सके इसको आगे शेयर करते रहें कि किसी न किसी की हेल्प हो सके। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि देखो सर, मोबाइल तो आज की डेट में सबके पास है, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे वो अमीर घर का हो, एंड्रॉइड फोन आज की डेट में सबके पास होता है विद डाटा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं भी पढ़ सकते हैं, अगर उनको भी ये वीडियोस मिल जाएंगी तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और मैं चाहूंगा कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं, तो इसके माध्यम से मैं वो चीज करना चाहता हूं। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।